सो अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, कल प्रीवियस लेक्चर में हमने अरोमेटिक रिएक्शन के मैकेनिज्म्स पढ़े थे और आज हम अरोमेटिक रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, अरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। हमने बहुत डिटेल में एलिफेटिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो देखे। अब हम अरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एरोमेटिक रिएक्शंस में। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि इसके ऊपर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जो है उसके आर्थो या पैरा पोजीशन पे लाजमी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, इसके बगैर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। मैंने ऑलरेडी मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुकी हूँ ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज करता है, बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक करता है। ऑलरेडी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल आके और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे आर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, वरना रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी। ठीक है, तो पहले तो सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए कि उसकी आर्थो और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए, और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डीलोकलाइज नहीं करेगा। और इस वजह से अगर वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डीलोकलाइज नहीं कर रहा तो जाहिर बात है उसको लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को, जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज था उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा, उसको अपने ऊपर डीलोकलाइज नहीं कर रहा। अब इस केस में क्या होता है कि नेगेटिव साइन जो होता है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है इधर आके अटैक कर रहा है तो नेगेटिव यहाँ से डबल बॉन्ड इधर मूव करता है, यहाँ से इधर, मतलब हमारा जो नेगेटिव साइन है वो रिंग से नाइट्रो ग्रुप के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से हमारा नेगेटिव साइन ऑक्सीजन पे मूव कर जाता है। तो इस केस में हमारा जो नेगेटिव साइन है वो ऑक्सीजन पे मूव कर जाता है बजाय के रिंग की कार्बन के ऊपर। नाइट्रो ग्रुप अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो जो आपका नेगेटिव साइन है वो नाइट्रो के ऊपर डीलोकलाइज नहीं होगा, नाइट्रो ग्रुप के ऊपर, बल्कि रिंग की कार्बन के ऊपर ही नेगेटिव साइन डीलोकलाइज होता रहेगा। तो इस फॉर्म में जब नेगेटिव साइन जो है वो ऑक्सीजन पे चला जाता है, ये मोर स्टेबलाइज्ड फॉर्म होती है, और अगर वो कार्बन पे ही रहेगा तो वो इतनी स्टेबलाइज्ड फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल ने भी इसमें ऐड कर दिया। तो सबसे स्ट्रक्चर में आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए, मेटा पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा ही नहीं है। उसके बाद ये हमारा ट्रेंड है, सबसे इम्पोर्टेंट जो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप है। तो आप देखेंगे ट्रेंड में सबसे ऊपर जो ट्रेंड में आ रहे हैं वो नाइट्रोजन वाले ही आ रहे हैं, N2+, NO, NO2, फिर उसके बाद सल्फो ऑक्साइड है, मिथाइल साथ में, और इस तरह नाइट्रो ग्रुप वाले जो हैं वो ट्रेंड में सबसे पहले आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड, और लास्ट पे जो है वो आ रहे हैं हेलोजीन्स। हेलोजीन जो है इस ट्रेंड में लास्ट पे आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रो विड्रॉ करेंगे हमारे इस रिंग के केस में। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप यूज़ होंगे वो नाइट्रोजन कंटेनिंग इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप यूज़ होंगे। अब बेंजाइन मैकेनिज्म में सबस्ट्रेट किस तरह का होना चाहिए कि बेंजाइन मैकेनिज्म में अगर तो हमारा लीविंग ग्रुप जो है आर्थो पोजीशन पे है तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा ट्रिपल बॉन्ड वाला वो इस तरह का बनेगा, क्योंकि जाहिर बात है हमारा मैकेनिज्म में आपने देखा है पिछले लेक्चर में कि यहाँ से आपकी हाइड्रोजन निकलती है, यहाँ से ये निकल जाता है और इधर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा इस यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है तो हमारा इंटरमीडिएट ये बनेगा। अगर आपका पैरा पोजीशन में प्रेजेंट है तो जाहिर बात है लिविंग ग्रुप के साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा, तो आपका जो इंटरमीडिएट बेंजाइन का बनेगा वो इस जगह पे बनेगा। तो पैरा की पोजीशन में ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, आर्थो वाली पोजीशन में अगर हेलोजिन जो है लिविंग ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है तो ये वाला आपका बनेगा, और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। लेकिन अगर मेटा है, मेटा प्रेजेंट है तो आपके दोनों बनेंगे, ये भी और ये भी। तो ये देखिए सबस्ट्रेट की वजह से इंटरमीडिएट पे इफेक्ट हो रहा है, और जाहिर बात है जिस तरह का इंटरमीडिएट होता है आगे जाके प्रोडक्ट भी वैसे ही बनती है। और मेटा के केस में हमारा ये वाला इंटरमीडिएट भी बनेगा, ये वाला इंटरमीडिएट भी बनेगा। अब वो डिपेंड करता है कि हमारा ये जो ऊपर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो किस तरह का है। अगर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो हमारा ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा, और अगर मेटा के केस में, इस केस की मैं
बात कर रही हूँ। मेटा के केस में जिसमें 2 इंटरमीडिएट बने हैं और उसमें दोनों में से पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी वो डिपेंड करता है कि ये जो ऊपर जी ग्रुप है वो किस तरह का है। अगर जी ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है उसका, तो वो ये वाला इंटरमीडिएट मेटा के केस में ज़्यादा बनाएगा, और अगर उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो ये वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, विड्रॉइंग के केस में ये वाला और आर्थो पोजीशन वाला, और डोनेटिंग के केस में पैरा पोजीशन वाला इंटरमीडिएट बनाएगा। अब ये तो क्या मेटा के केस में। मेटा के केस में हमने देख लिया कौन सा ज़्यादा बनेगा। अब अगर आपका न्यूक्लियोफाइल आगे अटैक कर रहा है तो वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। 2 पोजीशन है, आपका नेगेटिव साइन यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, जाहिर बात है ये बांड अगर इधर मूव करेगा तो नेगेटिव साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ये बांड इधर मूव करेगा तो नेगेटिव साइन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे नेगेटिव साइन होगा वहीं पे जाके आपका न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करेगा। सेकंड केस में इसमें पहले जो है एलिमिनेशन स्टेप होता है बेंजाइम मैकेनिज्म में, और सेकंड स्टेप में एडिशन स्टेप होता है जब बेंजाइम इंटरमीडिएट बन जाता है। अब पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो वो कहाँ पे अटैक करेगा? इट अगेन डिपेंड अपॉन कि जी का आपकी नेचर कैसी है। अगर जी की नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की है तो आपका नेगेटिव साइन उसके बिल्कुल विसिनिटी में होगा, तो वो जो इंटरमीडिएट बनेगा, वो जो कार्बोनाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और अगर इसकी नेचर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की होगी तो फिर यहाँ पे अटैक जो है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगेन जो है जो जी ग्रुप है वो कोई भी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो सकता है, उसकी नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाके अटैक करेगा। ये तो हो गया सबसे स्ट्रक्चर। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा फैक्ट जो है लीविंग ग्रुप का, कि लीविंग ग्रुप किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले मैं लिविंग ग्रुप का यहाँ पर ट्रेंड लिख देती हूँ, क्योंकि नीचे जो है वो ट्रेंड भी नजर नहीं आता। फ्लोरीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है इसमें, फिर NO2, आर्थो टायोसाइलाइड, सल्फर ऑक्साइड फिनाइल, क्लोरीन ब्रोमीन सेम ट्रेंड है, फिर आयोडीन N3, NR3+, तो ये लिविंग ग्रुप का ट्रेंड है कि किस तरह कौन सा लिविंग जो ग्रुप जो है वो सबसे अच्छा होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लोरीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप लिखा गया है। इस केस में हमारा जो ये जो रिएक्शन है, ये जो हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम फ्लोरीन की बात करें, सिर्फ फ्लोरीन की, पहले आप ये ट्रेंड देखने की, ये ट्रेंड क्या है। इस केस में हम फ्लोरीन को बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, जबकि एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बोला था आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे आयोडीन देखें यहाँ पे है बिल्कुल बहुत बाद में जाके। तो ये क्या वजह है? तो लिविंग ग्रुप ऐसा नहीं है कि आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता, फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयोडीन ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन अरोमेटिक के केस में हम ये देख रहे होते हैं कि कौन सा किस वाले ग्रुप की निकलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, निकलने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, और निकलने के बाद वो उस कम्प्लेक्स को जिससे वो निकला है उसको स्टेबलाइज कितना कर रहा है, और खुद निकलने के बाद कितना स्टेबलाइज हो रहा है। तो लिविंग ग्रुप की सिर्फ ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो कितनी अच्छी उसकी कैपेबिलिटी है निकलने की। लिविंग ग्रुप को डिस्क्राइब करने का ये भी क्राइटेरिया होता है कि वो निकलने के बाद किसी चीज़ को स्टेबलाइज कर रहा है या नहीं, या खुद निकलने के बाद जिससे निकल रहा है उसको स्टेबलाइज कर रहा है या नहीं, या फिर निकलने के बाद खुद स्टेबलाइज हो रहा है या नहीं। तो इसमें हम यही क्राइटेरिया देखेंगे। ऑफ कोर्स आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बट यहाँ पे एरोमेटिक के केस में स्टेबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब देखिए जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है वो मीज़ेनहेमर कॉम्प्लेक्स जो दरमियान में कॉम्प्लेक्स बनता है रिएक्शन में। सबसे पहले अगर हम एसएन एरोमेटिक रिएक्शन मैकेनिज्म देखें, फ्लोरीन ग्रुप भी वहीं पे लगा हुआ है एज अ लिविंग ग्रुप, और जो आया है अटैकर एडिशन के बाद वो भी वहीं पे है। इस तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। तो ये जो
कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स को सिर्फ यहाँ पे हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि फ्लोरीन है वही इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करेगा। ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन है, मैंने आपको बोला था जब सबसे पहले सबस्ट्रेट के लिए जो कंडीशन रखी थी, वो जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा था उसके भी लगने की यही रीज़न थी कि वो जो नेगेटिव साइन है जो बाहर से ये OH लेके आ रहा है उसको स्टेबलाइज करता है नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, और उसी तरह से ये जो ग्रुप है ये भी जितना इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इतना ही ये इस वाले कॉम्प्लेक्स को जिसके ऊपर हाईली नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव साइन जो है रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो आपका लिविंग ग्रुप है वो हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तभी वो अपने ऊपर नेगेटिव साइन को डीलोकलाइज करवाएगा और इस वाले कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करेगा। तो इसमें लिविंग ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वो इस वाले कॉम्प्लेक्स को जिसके साथ वो अटैच है और निकलने के बाद, और जब वो अटैच है तब भी वो उसको स्टेबलाइज कर रहा है, निकलने के बाद भी इसको स्टेबलाइज करेगा, एरोमेटिसिटी जो लॉस्ट हुई थी वो रिस्टोर होगी। और इसकी सबसे बड़ी जो डेफिनेशन है एरोमेटिक रिएक्शन मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप की वो ये है कि स्टेबलाइज्ड एनाइन आर गुड लिविंग ग्रुप। यहाँ पे जो स्टेबलाइज्ड आयन है वो सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे। और आपका जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें जो रिलायबल आपका लिविंग ग्रुप है वो एक ही है, N3+। अगर आप SN1 मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें रिलायबल जो लिविंग ग्रुप है वो एक ही है, N3+, और बाकी ये जनरल ट्रेंड जो है ये वाला फॉलो होता है। और फ्लोरीन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है कि वो क्यों अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसमें मैं बार बार बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लिविंग ग्रुप कैपेबिलिटी जो है फ्लोरीन की ज़्यादा है। ऑफ कोर्स फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो जिस भी बॉन्ड के साथ जाके अटैच होगा उसके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उसके साथ उसको लीव करवाना वहाँ से इतना ईजी नहीं होगा जितना आयोडीन को लीव करवाना होगा। यहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वही बात हो रही है कि वो कितना स्टेबलाइज करता है जब वो उसके साथ प्रेजेंट होता है नेगेटिव साइन को। अगर कोई चीज़ स्टेबलाइज नहीं है, अगर वो निकल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, इसमें जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो एलिमिनेशन स्टेप नहीं है, इसलिए लिविंग ग्रुप की इतनी वैसे भी हम नहीं देखते कि लिविंग ग्रुप अच्छा है या नहीं है। ठीक है, हम ये देखते हैं कि वो स्टेबलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है SN एरोमेटिक मैकेनिज्म में। इसमें पहले एडिशन स्टेप होता है, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, सेकंड नंबर पे आपका एलिमिनेशन स्टेप होता है। तो इस केस में आपका फ्लोरीन जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है, बिकॉज इट इज़ नॉट इन्वॉल्व, इसकी जो एलिमिनेशन है इज नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया हो। अब हम एक और जो है वो फैक्टर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किस तरह का होना चाहिए? तो न्यूक्लियोफाइल के लिए कोई खास ट्रेंड नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है कि कंडीशन, रिएक्शन कंडीशन कैसी है, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो कैसा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें काउंट करती हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल ट्रेंड जो है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ एरोमेटिक रिएक्शन मैकेनिज्म में। वो क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये है आपका फिनाइल 3 कार्बाइड, फिनाइल NH, ये आई थिंक सल्फाइड है समथिंग, OH, आयोडीन, वाटर और एंड पे ROH। तो ये जनरल ट्रेंड है न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ था। अब अगर हम एलिफेटिक रिएक्शन देखें, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें, तो उसमें जितना किसी की बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी उतनी ही किसी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उस ग्रुप की ज़्यादा होती थी, वो उतना अच्छा तरीके से अटैक कर सकता था। अब आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ये ट्रेंड का, ठीक है। लेकिन इस केस में थोड़ी सी एक्सेप्शन है एरोमेटिक रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल यहाँ देखने को अगर देखा जाए तो एरोमेटिक रिएक्शन में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है इसकी निस्बत।
एरोमेटिक, ठीक है। तो इसके निस्बत ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल ये ज्यादा अच्छे हैं। तो हम कह रहे थे जितनी अच्छी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होगी उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, एलिफेटिक में ये हम कहते हैं। वैसे यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है, लेकिन कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है। जैसे इस केस में चाहे ये स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, बिकॉज ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्टेबलाइज है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, इसलिए इसकी अटैकिंग पावर जो है इसकी निस्बत ज़्यादा होगी OH की निस्बत, चाहे उसकी बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये एलिफेट की रिएक्शन की निस्बत इसमें एक्सेप्शन है। उसके अलावा अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन देखें, एनिलीन्स, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स देखें तो उसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी की स्ट्रेंथ अगेन बेसिक स्ट्रेंथ पे ही होगी। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो है, एनिलीन्स सॉरी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। वही सेम बेसिक ट्रेंड जो एलिफेटिक में होता है। तो इसमें भी यही ट्रेंड फॉलो होगा, एक्सेप्शन किसी किसी केस में आती है। अब जैसे सायनाइड है, सायनाइड इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल इन एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन एरोमेटिक के केस में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज ही नहीं होता, सिवाय अगर इसका सल्फ्यूनिक एसिड साल्ट के साथ, अगर साइनाइड सल्फ्यूनिक एसिड साल्ट जो है सिर्फ वो वाला अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है, और वो भी किसी किसी रिएक्शन में, स्पेसिफिक रिएक्शंस में, नेम रिएक्शंस में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज़ होगा, वरना यूज़ ही नहीं होगा। तो ये ज़रा एक्सेप्शन है। तो आई होप आपको ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो समझ आए होंगे। हमने एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो फैक्टर इन्वॉल्व हैं वो डिस्कस किए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क in comment box below. Don't forget to like, subscribe and share. Allah Hafiz.